है। जुनू नोबल पे अपने ड्रैगन से बहुत ही स्पीड से अटैक कर देता है, जिससे नोबल की स्वॉर्ड टूट जाती है। आगे जुनू उसके मुंह को पकड़ के अपने ड्रैगन से उसे स्टैब करने वाला था, उतने में वो नोबल सरेंडर करता है। जुनू मन में कहता है ये अजीब है, आजकल मैं ऐसे ही बीच से मिल रहा हूँ जो ह्यूमन की भाषा बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये तो एक डीमन लड़की होती है। वो कहती है मुझे माफ कर देना, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, प्लीज सिर्फ मेरी जान बख्श दो। जुनू उससे कहता है तुमने मेरे सोल्जर्स पे अटैक किया और अब तुम मुझे तुमको माफ करने को कह रही हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, हमने काफी ज्यादा खतरनाक सीन बना दिया है, हालांकि ये गार्डियन होने के नाते हमारा काम है, हम ऐसे ही खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी पर्सन ने सारे डीमंस को खत्म कर दिया है, तो मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना काम ही कर रही थी। जुनू उसे कहता है मैंने बाकी सबको तो मार दिया, तो यह क्या ठीक है कि तुम ऐसे अपने लाइफ की मुझसे भीख मांगो। डीमन लड़की जुनू को बताती है एक नाइट की ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर की रक्षा करे, वो नाइट खुश हो जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। जुनू मन में कहता है ये कितनी खुदगर्ज डीमन है, वो काफी ह्यूमन जैसी दिखती है, तो मुझे उसे स्टैब करने में अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन तभी डीमन जुनू पे पीछे से अटैक करने के बारे में सोच रही थी और वो जुनू पे अटैक कर भी देती है, पर टस्क हिमो प्रोटेक्शन का यूज करता है, जिससे जुनू को कुछ भी नहीं होता। जुनू रेज वाली आंखों से डीमन की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रही थी। इस बार तो डीमन सीधा जमीन पे सर लगा देती है। वो जुनू से कहती कि मेरी जान मत लो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी। जुनू मन में कहता है इसे कुछ शर्म भी है या फिर ये कुछ ज्यादा ही आशा रखने वाली है। टस्क लेविटेशन स्किल का यूज करके डीमन को हवा में उठा लेता है। जुनू से पूछता है कि क्या तुम मुझे एंट्री परमिट दे सकती हो। डीमन बताती है कि हाँ, मेरे क्लान ने उसे कहीं दूर रखा है, अगर तुम मुझे उनके पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें परमिट दे सकती हूँ। जुनू मन में सवाल करने लगता है डीमन परमिट को क्यों गार्ड कर रहे हैं। आगे वो कहता है इसलिए मुझे अभी तक वो नहीं मिला, मुझे नहीं पता था कि वो कहीं और सेपरेट लोकेशन पे है। डीमन लड़की कहने लगती है मुझे तो ये भी पता है कि ऊपर वाले फ्लोर के परमिट भी कहाँ पर है, अगर तुम मेरे सेफ्टी की गारंटी लेते हो तो मैं और मेरा क्लान तुम्हें गाइड करेंगे। जुनू मन में सवाल करने लगता है ये तो काफी अच्छी ऑफर है, लेकिन मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ क्या। जुनू उसके काफी क्लोज जाता है और उस पे ब्लड लस्ट स्किल का यूज करता है। वो उस डीमन की आंखों में देख के कहता है क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। इसे देख के डीमन काफी ज्यादा डर जाती है। वो डर के कहने लगती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। जुनू कहता है कि अच्छी बात है, जब तक तुम मुझे उस परमिट तक नहीं ले जाती मैं इस जगह को शांति से छोड़ दूंगा। वो डीमन उसे थैंक्स कहती है। जुनू उसे पूछता है लेकिन ये सब कहने से पहले मुझे तुम एक बात बताओ, आखिर तुम लोग हो कौन। कहती है कि मेरा नाम है एलिस और मैं राइडोरी क्लान की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आगे वो अपने क्लान के बारे में बतानी चाह रही थी, लेकिन तभी जुनू उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं पूछ रहा, पता नहीं ये मॉन्स्टर जिस सवाल को मैं ढूंढ रहा हूँ उसका जवाब दे पाएगी भी या नहीं। लेकिन आगे जुनू उसे पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे सर में कोई आवाज सुनाई देती है जो ह्यूमंस को मार दो ऐसा कहती हो। ये सुन के एसिल थोड़ा सा शॉक हो जाती है, वो थोड़ा सा सोचने लगती है और जुनू से कहती है हमें लगातार आवाज तो आती है, पर वो मैं जहाँ पे हूँ उस जगह को प्रोटेक्ट करने को कहती है। जुनू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी अलग कारण के लिए है। आगे वो मन में कहता है मैजिक बीस्ट को ह्यूमन को मारने के लिए कहा जाता है और मॉन्स्टर्स को डंजन को प्रोटेक्ट करने को कहा गया है, शायद इनके लिए मैं किसी मैजिक बीस्ट की तरह हूँ। आगे जुनू उसे पूछता है तो तुम्हें ये आवाजें कब से सुनाई दे रही है। डीमन कहती है जब मैं इस जगह पे जागी हूँ। ये सुन के जुनू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है इसका मतलब कि ये ओरिजिनली और जगह से है, शायद ये क्लू मुझे सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ बता पाए। आगे जुनू से पूछता है तुम इस कासल में जागने से पहले कहाँ पे रहती थी। वो कहती है डीमन रेल्म में, हम अचानक से खुद को एक दिन यहाँ पे पाया। आगे जुनू से पूछता है तुम डीमन रेल्म में क्या करती थी, लेकिन वो कुछ बता पाए। सिस्टम उसके आवाज को ग्लिच करने लगता है, लेकिन डीमन फिर भी बताती है कि हम वॉर की तैयारी कर रहे थे। जुनू पूछता है कि किस प्रकार की जंग। एसिल बताती है हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे जिसके लिए पूरे डीमन सेना की जरूरत थी। ये सुन के जुनू हैरान हो जाता है। तभी एसिल अचानक से जितनी मुझे इजाजत थी मैंने उससे ज्यादा ही बोल दिया है, ये बातचीत अब यहाँ खत्म हो जाती है, ऐसा बार बार बोलने लगती है। जुनू समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो मन में कहता है कि ये सेम फिर से हो रहा है जैसा बरुका के साथ हुआ था जब मैंने उससे सवाल पूछा था। सिस्टम फोर्सफुली ऑपरेशन को बंद कर रहा है, इसका मतलब ये था कि इसके साथ की बातचीत में कुछ न कुछ तो क्लू था। लेवलिंग अप, इंस्टेंट डंजन, क्वेस्ट, मिशन, रिवॉर्ड्स, पेनल्टीज एंड जॉब चेंजेस, ये सारी चीजें किसी न किसी गेम के इन्वायरमेंट की तरह है।
तो इसे मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये मॉन्स्टर भी इनका कोई एलिमेंट है। आगे जिनो एसिल से पूछता है कि तुम किस पावरफुल एनिमी के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एसिल को अचानक से चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगती है। जिनो उसे पकड़ लेता है और वो मन में कह रहा होता है सिस्टम ने इस पे काफी तेजी से रिएक्ट किया जब मैंने इसे एनिमी के बारे में पूछा। इस सिस्टम की पावर अलग ही दुनिया की है। इस सिस्टम का मुझ पे या इस पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डीमन जिससे बैटल करने वाले थे शायद उनके पास इन सब का जवाब होगा। आगे हमें जिनो की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ एसिल जाग जाती है। वो मन में कह रही थी कि मैं कब सो गई। जिनो से कहता है तो तुम जाग गई। लगता है सारे डीमन एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है। हम देखते कि भाई जिनो ने काफी सारे डीमन को मार दिया होता है। वो कहता है इन्होंने तुम पे अटैक करने की कोशिश की। एसिल जिनो को काफी हैरानी से कहती है जब मैं सो रही थी तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वो बताती है कि जिन डीमन के पास इंटेलिजेंस नहीं होती उन्हें डीमन कंसिडर नहीं किया जाता और जिन डीमन के पास इंटेलिजेंस होती है वो अलग होते हैं। जिनो एसिल से पूछता है एंट्री परमिट के पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। आगे हम एक कासल को देखते हैं। एसिल यहाँ पे जिनो को लेके आई थी। जिनो मन में कह रहा था एक डीमन कासल के अंदर और एक डीमन कासल। एसिल एक गार्ड से पूछते है कि मेरे फादर कहाँ पर है। गार्ड उसे बताता है कि लेडी एसिल वो थ्रोन वाले रूम में है। वो गार्ड जिनो को देखता है और वो एसिल से कहता है कि आपके पीछे ये इंसान कौन है। एसिल कहती है कि मेरा काफी इम्पोर्टेंट गेस्ट है, जरा रिस्पेक्ट दिखाओ। आगे वो दोनों थ्रोन वाले रूम में आ जाते हैं। एसिल अपने फादर से कहती है फादर मैं अपने साथ किसी को लाई हूँ। जिनो मन में कहता है ये थ्रोन रूम है, अगर मैं अपने तरीके से ऐसी जगह पे फाइट करता तो मैं ऐसी जगह पे किसी बॉस से लड़ता। एसिल के पापा जिनो को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो एसिल से कहते हैं एसिल ये तुमने क्या किया, तुम्हारे पीछे ये इंसान कौन है। वो बताती है ये मेरा गेस्ट। उसके पापा उस पे चिल्लाते हुए कहते हैं ये तुम्हारा कैसा गेस्ट है जो अपने साथ इतने सारे सोल्जर के साथ आया है। एसिल सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके पापा आगे कहते हैं क्या तुम उनको देख नहीं पा रही, उसके पीछे डार्कनेस में कितने तादाद में सोल्जर्स है। ये सब सुन के जिनो मन में कह रहा होता है लगता है उनके पास काफी ज्यादा शार्प सेंसेस है। आगे वो जिनो को अपने सोल्जर से घेर लेता है। वो जिनो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में अपने सोल्जर्स लाने की। जिनो कहता है मैंने एसिल से वादा किया है अगर वो मुझे एंट्री परमिट ला के देगी तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा। ये सुन के एसिल के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं तो ये वही है जिसने सारे डीमंस को इतनी स्पीड से मार दिया है और कासल के फ्लोर को क्लियर किया है। वैसे तो हम नोबल है और हमारा क्लान काफी लो है, हम 20th पोजीशन पे है जो हमें सबसे वीक क्लान बनाता है। इसने मेटस और उल्कॉन को भी हराया है, इसके सामने खड़ा होने का हमारा कोई चांस नहीं है। आगे वो जिनो से कहते हैं तो तुम्हें बस एंट्री परमिट चाहिए। लेकिन तभी जिनो एकदम एसिल का कंधा पकड़ लेता है और कहता है मेरी और एक गुजारिश है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो मन में कहता है एसिल ने मुझे कहा था कि ऊपर वाले फ्लोर के परमिट की भी लोकेशन उसे पता है, उनको ढूंढने के लिए मुझे इसकी गाइड की जरूरत पड़ेगी। और लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। हम देखते हैं कि एसिल के पापा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जिन्होंने उनको बता दिया कि उसे एसिल को अपने साथ गाइड के लिए ले जाना है। एसिल के पापा जिनो से कहते हैं तो तुम्हें एंट्री परमिट और गाइड चाहिए, बस इतना ही ना। जिनो मन में कह रहा होता है शायद इनको पहले गलतफहमी हो गई थी जब मैंने इनसे पूछा था कि मुझे एसिल को अपने साथ ले जाना है। आगे एसिल के पापा अपने मन में कह रहे होते हैं एक ह्यूमन के साथ बातचीत करना हमारी प्राइड के खिलाफ है, पर मुझे पता है ये मॉन्स्टरस ह्यूमन उन डार्क सोल्जर का मास्टर है, मुझे इसके साथ बैटल नहीं करनी चाहिए। फिर वो जिनो को कहते हैं तुम मेरी बेटी को खतरे में तो नहीं डालोगे। जिनो मन में कहता है एक मॉन्स्टर जो अपनी बेटी की चिंता कर रहा है। जिनो से कहता है मैं वादा करता हूँ उसे कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर एसिल के फादर जिनो को एंट्री परमिट दे देते हैं जिससे जिनो अब ऊपर के फ्लोर में भी जा सकता है। वो एसिल से कहता है क्या हम अभी निकल सकते हैं। एसिल भी कहती है ठीक है। तभी सिस्टम का जिनो के लिए एक मैसेज आता है कि एक डीमन नोबल उसके पार्टी में ज्वाइन होना चाहती है। जिनो मन में कहता है एक पार्टी सिस्टम, हमें इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पार्टी मेंबर्स दूसरे फ्लोर में जाने के लिए डेविएशन सर्कल को यूज कर सकते हैं। साथ ही बैटल में जितने ज्यादा मेंबर्स अपना जितना ज्यादा योगदान देंगे उसके हिसाब से उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेंगे। जिनो को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वो एसिल को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता था, इसलिए वो एसिल से कहता है अगर हम किसी भी बैटल में फंस जाएंगे तो तुम बैटल में आने की सोचना तक नहीं, मैं खुद सब कुछ देख लूंगा। ये सुन के एसिल ब्लश करने लगती है और वो कहती है। आगे वो डेविएशन सर्कल से ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं।
जुनू एसिल से पूछता है तुम्हारे हॉर्स के बिना तुम ठीक हो? एसिल बताती है सिर्फ पार्टी मेंबर को ही दूसरे फ्लोर पे जाने की इजाजत है, तो मैं अपना हॉर्स अपने साथ नहीं ला सकती। तभी एसिल अपना बैग खोलती है और उसके अंदर से जुनू को एक शराब की बोतल देती है। आगे वो कहती है कि गर्ल्स क्लान के चीफ को ये शराब काफी ज्यादा पसंद है, मेरे फादर ने हर क्लान के लिए एक न एक गिफ्ट की तैयारी करके रखी है। जुनू उसे कहता है पर क्यों, इसकी क्या जरूरत है? एसिल कहती है अगर आप इसे अपने साथ लेके उनके पास जाएंगे तो आप उनसे आसानी से बातचीत कर सकते हैं। जुनू कहता है बातचीत? क्या तुम लोगों के गर्ल्स क्लान के साथ संबंध अच्छे थे? एसिल कहती है कि नहीं, पहले डीमन रेल में पद के लिए नोबेल के बीच हमेशा विवाद होता रहता था, पर मैं आपको इतना जरूर यकीन दिला सकती हूँ कि गर्ल्स क्लान कम से कम समझदार है। जुनू कहता है सुन के अच्छा लगा, लेकिन तुम यही रुकना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जुनू अपनी शैडोज को समन करता है और कुछ ही मिनट के बाद गर्ल्स क्लान से आग की लपटें और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हमें जुनू को दिखाते हैं जिसने गर्ल्स क्लान को खत्म कर दिया था, उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाती है, उसकी वजह से उसका लेवल 87 हो गया है। जुनू कहता है यहाँ के ओपोनेंट काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं, इसलिए मुझे काफी सारी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इग्रिस का लेवल मैक्स हो चुका है। सिस्टम एक मैसेज देता है जिसपे वो कहता है तुम्हारे सोल्जर का रैंक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँच चुका है। हालांकि अगर मोनार्क चाहे तो इसकी रैंक एडवांस में और भी आगे ले जा सकता है। साथ ही टैंक का भी लेवल मैक्स हो चुका है और सेम जुनू चाहे तो टैंक का भी रैंक एडवांस में बढ़ा सकता है। जुनू के सामने एक मैसेज आता है कि क्या वो शैडोज की रैंक एडवांस में बढ़ाना चाहता है। जुनू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि इग्रिस और टैंक अचानक से एडवांस होने लगते हैं। इग्रिस जो पहले नाइट था अब वो इलाइट नाइट बन चुका है और जो टैंक जो पहले इलाइट था अब वो नाइट बन चुका है। एडवांस होने के बाद जुनू इनके फिर से नए नाम रख सकता है, पर जुनू उनके पुराने नाम ही रहने देता है। आगे जुनू कहता है इग्रिस अब एस रैंक के हंटर के बराबर है और टैंक ए रैंक के हंटर के बराबर है। आगे एसिल जुनू से कहती है जुनू सर आपको पता है आपने अभी तक कितने क्लान को खत्म कर दिया है? जुनू कहता है अभी हम 89th फ्लोर पर है, तुम्हारे क्लान को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 9 क्लान। ये सुन के एसिल शॉक हो जाती है। वो जुनू से कहती है अब 19th फ्लोर के टॉप नोबल्स क्लान के मेजर्स हर फ्लोर पे है और वो एक हाई रैंकिंग नोबल्स है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा कर दे जैसे हमारे साथ किया तो वो शायद आपको परमिट दे दे। लेकिन जुनू उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे क्लान से कमजोर होता तो क्या तुम लोग मुझसे बातचीत करते? ये सुन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आगे जुनू से कहता है वैसे तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम लोग पद के लिए काफी ज्यादा लड़ते थे, मैं रेडिश क्लान को नंबर 1 बना दूंगा। ये सुन के एसिल कहती है क्लान का नाम रेडेरू है। वैसे जुनू सर आपने मेरे क्लान को क्यों छोड़ दिया? जुनू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुन के एसिल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जुनू मन में कहता है ये मुझे जिन्हों की याद दिलाती है, क्या मैं एक अकेला ऐसा बंदा हूँ जो बेवकूफों के साथ मिलजुल के रहता है। आगे जुनू 19 फ्लोर पे आ जाता है और वो कहता है जैसा एसिल ने कहा था इस फ्लोर के डिमंस काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं। यहाँ के कासल को और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स गार्ड कर रहे हैं, साथ ही वो नीचे के फ्लोर के मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के हैं। मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टेट को भी बढ़ाया है लेकिन बहुत ही ज्यादा माना कम हो रहा है क्योंकि मेरे शैडो सोल्जर लगातार डिस्ट्रॉय और रीजनरेट हो रहे हैं। आगामी जुनू को सीजन 97th फ्लोर पे दिखाते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं कि मैं किसी लक से 19 फ्लोर से यहाँ तक आया हूँ। हम देखते हैं कि जुनू का लेवल अब 90 हो चुका है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू 100वीं फ्लोर पे आ चुका था। उसके सामने डीमन बारन और उसका ड्रैगन V1 काइसिलेंस भी आ गए थे। आगे हम देखते हैं कि एसिल भी उनको देख के काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है उसकी खून की प्यास ठंडी है, मैं पहली बार डीमन किंग बारन को देख रही हूँ। जुनू मन में कहता है एनिमी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एसिल भी उसे महसूस कर पा रही है। साथ में ये जो बीस्ट है जो उड़ सकता है ये काफी दिक्कत देने वाला है। डीमन के कासल में एसिल के हॉर्स को छोड़ के ये पहला नॉन डीमन है जो मेरे सामने आया है। ये डीमन के कैटेगरी में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मैं इसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि डीमन किंग बारन अपनी हेल्थ की आर्मी को समन करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे डीमन नाइट्स और जनरल्स आ जाते हैं। जुनू मन में कहता है ये नाइट्स और जनरल कम से कम ए रैंक के मॉन्स्टर्स है और वो 1000 से भी ज्यादा तादाद में है। तो क्या जंग ऑफ ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है? एसिल काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि जुनू सर अब हम क्या करेंगे? आगे से डीमंस हमला करने आ रहे थे। ये सब देख के एसिल और भी ज्यादा डर जाती है। आगे जैसे ही डीमन जुनू के काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं, जुनू अपनी मोनार्क डोमेन स्किल का यूज कर लेता है। फिर वो अपने 4th शैडो आर्मी को बुलाता है। सारे शैडो सोल्जर नीचे से आके डीमन को अपने हथियारों से स्टैप करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कुछ बड़े ह्यूमन जुनू
के काफी ज्यादा पास आ जाते हैं और टैंक और आयरन उनको काट डालते हैं। इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से डीमन को काट रहा था और टस्क अपने हीमो ब्लेजिंग फायर से काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करके काफी ज्यादा डीमन को जला के राख कर देता है। ये नजारा देख के एसिल हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, हमने साथ में कई सारे फ्लोर चढ़े हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं उनको इतनी जबरदस्त बैटल करते हुए देख रही हूँ। लेकिन फिर भी वो डीमन किंग बारान है जो इस जगह का सुप्रीम रूलर है और जो ने एक घुसपैठिया है, वो एक खतरे जैसा है जिसे मार देना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए? आगे हम देखते हैं कि बारान अपने मुंह से काफी ज्यादा बड़ा एक थंडर का अटैक करने जा रहा होता है। जिन्हों समझ जाए कि ये सिर्फ थंडर का अटैक नहीं है, ये एक ऐसा स्पेल है जिससे काफी बड़ी जगह में हर कोई स्टन हो जाएगा। वो तुरंत एसिल और अपने आप को रोब में छुपा लेता है। साथ ही वो खुद पे और एसिल पे बफ इम्यूनिटी स्किल का यूज कर लेता है। आगे जिन्हों मन में कह रहा होता है, अगर मैं इन स्पेल को ब्लॉक नहीं करूंगा तो मेरे सारे शैडो सोल्जर के टुकड़े हो जाएंगे और मेरा माना भी कम हो जाएगा। जिन्हों वहाँ की एक बिल्डिंग पे छलांग लगाता है और वो काइसलेस के काफी ज्यादा पास आ जाता है। वो मन में कहता है, मुझे पहले इसके पंख के लिए जाना चाहिए। जिन्हों जैसे ही अपने ड्रैगन से काइसलेस के पंख काटने जा रहा था, तभी बारान अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक देता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमा के जिन्हों को काफी तेजी से जमीन की ओर धकेल देता है। जिन्हों काफी जोर से जमीन पे गिर जाता है। इसकी वजह से उसको थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। बारान फिर से अपना वही थंडर कास्ट करने जा रहा था। वो जुनू पे थंडर से अटैक कर भी देता है, पर जुनू अपनी रोप की हेल्प से वहाँ से थोड़ा पीछे की ओर हो जाता है, जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। लेकिन बारान फिर से जुनू पे अटैक कर देता है। रोप फिर से इस बार भी जुनू को जैसे तैसे बचा लेता है। जुनू अपने मन में कहता है, इतनी ज्यादा तेज है, ऐसे रहा तो वो मुझे काफी आसानी से पकड़ लेगा। मेरे रोब ने जितना हो सकता है उतना मुझे प्रोटेक्ट किया। आगे हम देखते हैं कि टस्क अपने फ्लेम से बारान के तीसरे अटैक को रोक देता है। टस्क का अटैक इतना पावरफुल था कि वो बारान के अटैक को साइड में कर देता है और सीधा काइसिलेस को लग जाता है। जुनू कहता है, अच्छा हुआ जो मैंने टस्क को अवराइज का ऑर्ब दे दिया। आगे हम देखते हैं कि टस्क के अटैक की वजह से बारान नीचे गिर जाता है। जुनू उसे कहता है, आखिरकार तुम्हें नीचे लाने में मैं सफल हो गया, मैं तुम्हें वैसे ऊपर देख के थक गया था। आगे हम देखते हैं कि बारान भी काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ उठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि बारान जुनू पे अपने मुंह से अटैक करता है, लेकिन टस्क अपने हीमो प्रोटेक्शन का यूज करके जुनू को बचा लेता है। जुनू मन में कहता है, मेरा माना कम हो रहा है और ये बारान मुझे अपना माना भरने का मौका भी नहीं दे रहा। जब मेरे हाई रैंक के सोल्जर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनको रीजनरेट होने में नॉर्मल सोल्जर से काफी ज्यादा माना लगता है, लेकिन फिर भी उनके हेल्प के बिना मैं जंग को नहीं लड़ सकता। मेरे माना के खत्म होने से पहले मुझे किसी भी हालत में इस फाइट को जीतना होगा। आगे हम देखते हैं कि आयरन अपने वेपन से बारान पे अटैक करने जाता है, लेकिन बारान अपने हाथ से आयरन के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाद में अपनी स्वॉर्ड से आयरन के मुंह में स्टैब कर देता है। साथ ही उसके बाद वो अपने थंडर स्पेल से आयरन के शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इग्रिस भी उड़ के बारान पे अटैक करने आ रहा था, लेकिन बारान उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने मुंह से अटैक करके इग्रिस की शैडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जुनू अपने क्रिटिकल अटैक स्किल का यूज करके बारान पे हमला कर देता है, लेकिन बारान अपनी स्वॉर्ड से जुनू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, क्या वो मेरे क्रिटिकल अटैक को भी ब्लॉक कर पाया? और तभी बारान जुनू के सामने काफी तेजी से आता है और जुनू का सर पकड़ लेता है। बारान जुनू पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी आयरन और इग्रिस जो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहे थे, वो अपने वेपन से बारान की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देते हैं। जुनू को मौका मिल जाता है, वो तुरंत अपने ड्रैगर से बारान की छाती में स्टैब कर देता है। आगे इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से बारान के हैंड पे स्टैब कर देता है और इग्रिस के इस अटैक की वजह से बारान की जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है। इससे बारान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। उसके आजू बाजू काफी ज्यादा एनर्जी जमा होने लगती है, जिससे वो रिलीज कर देता है। उसकी वजह से जुनू बारान से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। आगे बारान भी अपने ड्रैगर्स को निकालता है। जुनू काफी तेजी से बारान पे अटैक कर देता है। बारान जुनू पे अपने अटैक लैंड करने जा रहा था, लेकिन जुनू तुरंत क्रिटिकल अटैक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो बारान के सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी बारान अपने मुंह से फिर से वार करने जा रहा था। ये देख के जुनू थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। उसे पता था कि इतने पास से ये अटैक काफी ज्यादा घातक होगा। वो फिर भी उस अटैक को अपने ड्रैगर से रोकने की कोशिश करता है, पर बारान का फोर्स इतने पास से बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से जुनू पीछे गिर जाता है। साथ ही जुनू की जो ब्लेड्स थी वो भी दूर गिरने लगती है। बारान जुनू पे हमला करने आ रहा था, लेकिन जुनू उसके हाथ ही पकड़ लेता है। लेकिन वो मन में कहता है, इसकी स्ट्रेंथ कोई मजाक नहीं है। बारान फिर से अपने मुंह से हमला करने वाला था। ये देख के जुनू अपने मन में कहता है, फिर से क्या इसके पास इन्फिनाइट माना है? बारान अपना अटैक तैयार कर ही रहा होता है, तभी उसके मुंह पे अचानक से एक स्वॉर्ड लग जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये एसिल ने किया है।